नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहां पर आपने 2021 और 2022 में एक टर्म बहुत सुनी होगी जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बनी हुई थी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट में बहुत ज्यादा इस टर्म का बोलबाला था और वो थी एनएफटीज, यानी कि नॉन फंजाइबल टोकन्स। आज यहां पर देखते हैं 2023 में आखिर नॉन फंजाइबल टोकन्स जो कि 2021 और 22 में इतने ज्यादा फेमस थे, आज इनकी क्या स्थिति है मार्केट में, कितना ये रिटर्न दे रहे हैं, इसमें क्या यहां पर स्थिति बनी हुई है। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से नई नई जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन आई है उसके ऊपर आधारित है। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जा सकती हैं, इसलिए आपको यहां पर ये जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, ठीक है। और अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखें, ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखें तो भी आप देखेंगे कि 2015 में मेंस में रोबोटिक्स जो होती है, रोबोट्स जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो रोबोटिक्स की फील्ड है वहां से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा 2022 में अगर देखेंगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि लेटेस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर क्वेश्चन आया है। उसी तरह से एनएफटीज भी लेटेस्ट एमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर ही आधारित है। तो यहां पर हमारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब क्या है। और ये 2000 और ये जीएस पेपर 3 के अंदर कवर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जीएस 3 के अंदर ये टॉपिक कवर होता है। और आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और जवाब अपना वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि सतोशी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सतोशी इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये बिटकॉइन की यूनिट है, या फिर ये ब्लॉकचेन में एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है, या फिर ये एनएफटीज क्रिएट करने की, नॉन फंजाइबल टोकन्स क्रिएट करने की एक टेक्निक है, या फिर नॉन फंजाइबल टोकन्स को ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसका जवाब वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। कहता है कि यहां पर सबसे पहले आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है उसमें हम देखेंगे कि एनएफटी आखिर क्या होता है, उसके अलावा ये एनएफटीज आखिर काम कैसे करते हैं, उसके अलावा क्या ये एनएफटीज अभी भी रेलेवेंट है, क्या इनकी अभी भी यूटिलिटी बनी हुई है, या फिर और साथ में देखेंगे कि यहाँ पर कि भाई एनएफटीज अब इस समय क्रैश क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा साथ में हम यहाँ पर इनका क्रिटिसिज्म भी जानेंगे कि क्यों एनएफटीज के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म आपको एक्सपर्ट से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें तो कहता है कि एनएफटीज क्रैश कर रहे हैं। ये जो है मेन जो इशू है एनएफटीज को डिस्कस करने का वो ये कि एनएफटीज क्रैश कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यूज उनकी 2021 और 22 में थी उतनी वैल्यू, उतना पैसा वो आपको आज नहीं दे सकते हैं रिटर्न के रूप में अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर कहता है कि यहां पर जो क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म है जिसने एनएफटीज को एनालाइज करा, उसने यहां पर बताया कि ज्यादातर एनएफटीज इस समय बिल्कुल किसी भी काम के नहीं है, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और अगर बात करें 2 साल पहले 2021 में, अगर देखें 2022 और 21 में, तो एनएफटीज का इतना बोलबाला था कि उसमें लोग पैसा लगा रहे थे, बहुत मिलियन डॉलर्स उससे कमा रहे थे। साथ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी एनएफटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। अमिताभ बच्चन, जस्टिन बीबर, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी एनएफटीज के अंदर पैसा लगा रहे थे। और आज यहां पर एनएफटीज जो है उसको हमें देखना पड़ रहा है कि क्यों क्रैश हो रहा है। एनएफटीज को समझने से पहले ये समझें कि आखिर एनएफटीज है क्या, उससे पहले हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। तो यहां पर देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, फिर देखेंगे एनएफटीज क्या है। तो ब्लॉकचेन एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा का जब ट्रांजैक्शन होता है कंप्यूटर साइंस में, जब यहां पर डेटा जनरेट होता है तो उसको मेंटेन जिस तरह से किया जाता है वो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं डेटाज के। मान लीजिए जो भी आपने डेटा जनरेट करा, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज खरीदते हैं, वो एक डेटा जनरेट करेगी। उस डेटा को आप क्या करेंगे, आपने उस डेटा के ब्लॉक्स बना दिए और ये जो ब्लॉक्स हैं डेटा के, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और इस तरह से होता है कि मान लीजिए जो कोई पहले डेटा हुआ, डेटा का ब्लॉक बना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर बना, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू मान लीजिए 1 पर बना। उसके बाद दूसरा ब्लॉक बना, टाइम इज इक्वल टू 2 पे बना। तीसरा ब्लॉक टाइम इज इक्वल टू 3 पर बना। इसे कहते हैं टाइम स्टैंप। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब भी डेटा जनरेट होता है तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में एक चेन के रूप में कनेक्ट हो जाता है। और हर डेटा जो इस चेन में कनेक्टेड है उस पर एक टाइम स्टैंप है, यानी कि ये पता है कि ये डेटा कब जनरेट हुआ था, कैसे जनरेट हुआ था। ये डेटा ब्लॉक एक चेन का हिस्सा है। इसमें एक डेटा में आप
जल्दी से आप डेटा में यहाँ पर बदलाव या टेम्परिंग नहीं कर सकते, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा जनरेट होता है उससे छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अब इसका इस्तेमाल कई जगह पर किया जा सकता है। जहां पर भी डेटा से छेड़छाड़ करने की संभावना है वहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा से होने वाली छेड़छाड़ को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है और बहुत जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। तो ऐसे में ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर टाइम स्टैंप लगी है, यानी कि टाइम स्टैंप यानी कि हर डेटा का ये पता है कि कब इसकी ट्रांजेक्शन हुई और इससे चेन में कनेक्टेड है, आप इसको छेड़छाड़ जल्दी से नहीं कर सकते। इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है एनएफटीज, नॉन फंजाइबल टोकन्स। अब ये जो एनएफटीज हैं ये भी क्या है, ये भी डेटा का ब्लॉक है, यानी कि डेटा का ब्लॉक है जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये कैसा ब्लॉक है डेटा का, ये डेटा का ऐसा ब्लॉक है जिसको नॉन फंजाइबल कहते हैं। और टोकन यानी कि आप उसको एक यूनिट बता रहे हैं कि भाई ये कोई एक डेटा को रिप्रेजेंट यहां पर करता है, डेटा ब्लॉक को। तो नॉन फंजाइबल टोकन यानी कि एक ऐसी यूनिट है ये ब्लॉकचेन के अंदर जो कि नॉन फंजाइबल है। नॉन फंजाइबल का मतलब यूनिक है। दो आपको शब्द यहां पर डिफरेंस समझना होगा। फंजाइबल का मतलब होता है कि जिसकी कॉपी की जा सके, जिसको कॉपी किया जा सके। जैसे 10 का नोट है, वो एक नहीं है पूरी दुनिया में, उसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। अगर 20 का नोट है, 100 का नोट है, ये सब कैसी यूनिट्स हैं, ये सारी कैसी कमोडिटीज हैं, ये फंजाइबल कमोडिटीज हैं, यानी इनकी कॉपीज अवेलेबल है मार्केट में, कॉपीज बनाना उनका आसान है। उसके अलावा नॉन फंजाइबल का मतलब है जो यूनिक है। जैसे किसी ने कोई पिक्चर बनाई, कोई तस्वीर बनाई, वो नॉन फंजाइबल है, उसकी एक ही कॉपी है, वो यूनिक है खुद में, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकते, वो नॉन फंजाइबल है। तो ब्लॉकचेन के अंदर अगर बात करें, बिटकॉइन आपने सुना होगा। बिटकॉइन क्या है, करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित एक करेंसी है। और ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित ये जो करेंसी है ये फंजाइबल है, यानी कि एक जो बिटकॉइन है और कई सारे मार्केट में अगर बिटकॉइन है ब्लॉकचेन में, तो वो जो सारे बिटकॉइन है वो सेम होंगे, सबकी वैल्यू सेम होगी, एक समय पर सबकी वैल्यूज सेम होंगी। तो वो सारे बिटकॉइंस यूनिक नहीं है, सब एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, यानी कि करेंसी है तो बिल्कुल फंजाइबल है, एक से ज्यादा कॉपी सबकी अवेलेबल है, यह है फंजाइबल। उसके अलावा अगर कोई पिक्चर वगैरह है तो वो है नॉन फंजाइबल। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा फंजाइबल टोकन्स भी मिलेंगे और नॉन फंजाइबल टोकन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्लॉकचेन के आधार पर जिस तरह से आपने बिटकॉइन बनाया वो फंजाइबल था, आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की पिक्चर्स अगर आप बनाते हैं, ये है नॉन फंजाइबल टोकन्स। आर्ट का काम अगर आप कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का यहाँ पर म्यूजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, तो नॉन फंजाइबल तरीके से आप उसको ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफ्स वगैरह, अब यहाँ पर ये सभी कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ये भी ब्लॉकचेन में ही रिकॉर्ड होता है। चाहे आप फंजाइबल करें चाहे नॉन फंजाइबल, दोनों का आप ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ में बिटकॉइन क्योंकि फंजाइबल है, सब जगह अवेलेबल है। अब यहां पर अगर नॉन फंजाइबल टोकन है वो यूनिक है, तो जो यूनिक टोकन है उसके ऊपर, यानी कि अगर किसी ने आर्ट बनाई, मान लीजिए कोई फोटोग्राफ क्रिएट करी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोटोग्राफ क्रिएट करी और वो फोटोग्राफ यूनिक है, तो वो एक तो हो गई नॉन फंजाइबल टोकन। अब यहां पर फायदा ये होता है कि कोई व्यक्ति इसका ओनर हो सकता है, एक व्यक्ति इसकी ओनरशिप ले सकता है कि अगर ये फोटो आपने क्रिएट करी तो वो आपकी फोटो है, या फिर अगर आपसे किसी ने वो फोटो खरीद ली ब्लॉकचेन वाली, तो वो उस व्यक्ति की फोटो हो जाएगी और उस व्यक्ति का मालिक वो व्यक्ति हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की आपको देखने को मिलेगा कि भाई नॉन फंजाइबल टोकन्स के रूप में यहाँ पर इस तरह की पिक्चर्स मार्केट में जो थी ट्रेड की गई। इन पिक्चर्स को कोई व्यक्ति खरीदता था और जब वो खरीद लेता था इस पिक्चर को, फिर वो वेट करता था कि इस पिक्चर के दाम बढ़े, और जब कोई और ऐसा खरीदार मिल जाता था जो कि ज़्यादा दाम देकर इस पिक्चर को खरीदना चाहता है तो उसको बेच देते थे। कुल मिला के ट्रेडिंग होती थी, जैसे कि स्टॉक्स की होती है, उसी तरह से यहाँ पर इन पिक्चर्स की, आर्ट की ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ब्लॉकचेन जो है डेटा की, ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन जो है वो स्टोर होता है, लेकिन वो सब सेम होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये सब यूनिक है, एक पिक्चर ये अलग है, ये पिक्चर आपको थोड़ी अलग दिखेगी, यहां पर बिल्ली है, ठीक है, यहां पर इंसान है, ये सब क्या है, ये एनएफटी है। ब्लॉकचेन के डेटा में ही आप देखेंगे स्टोर है यहाँ पर ब्लॉक्स की फॉर्म में, लेकिन अलग अलग ये आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, डॉलर जो है वो फंजाइबल है,
ठीक है, बिटकॉइन जो है वो फंजाएबल है। लेकिन अगर बात करें नॉन फंजाएबल में, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह किसी की, आप मान लीजिए मेटावर्स में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपको नॉन फंजाएबल मिलेगी। उसके अलावा आर्ट, कोई पिक्चर वगैरह बनाई जाती है, वो खुद में यूनिक है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, तो वो नॉन फंजाएबल आपको देखने को मिलेगी। और क्रिप्टो किटीज, ये भी ब्लॉकचेन पर आधारित एक गेम है, इसके अंदर एनएफटीज क्रिएट की जाती हैं, तो वो भी नॉन फंजाएबल के फॉर्म में आपको दिखेगी। आखिर कहता है कि यहां पर यूज क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी ने भी खुद की यहां पर अमिताभ बच्चन जी की भी एनएफटीज बनाई गई थी, और अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी एनएफटीज में पैसा लगाया था, और उनको वहां पर अमिताभ बच्चन जी ने भी एक एनएफटी क्रिएट करी थी खुद की। यहां पर देख सकते हैं सेलिब्रिटीज भी यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर बात करें, कहता है कि एनएफटीज का इस्तेमाल इस तरह से होता है, एक इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, एक एसेट के रूप में इस्तेमाल होता है, जहां पर कोई व्यक्ति क्या करता है, एनएफटी को बाय करता है और फिर वेट करता है कि इसका दाम बढ़ेगा और फिर वो उसको बेचकर रिकवरी करेगा, अपने रिटर्न्स कमाएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की यहां पर आप देख सकते हैं 7 करोड़ की ये एनएफटी बिकी थी। इतने महंगे, इतना ज्यादा बोलबाला एनएफटी का 2021 और 22 में था कि 7-7 करोड़ में फोटोज बिक रही हैं जो कि इंटरनेट पर चल रही हैं। और ये जो फोटोज हैं, मीम्स वगैरह की जो मार्केट है उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, और भी इंटरनेट पर अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति है ओनरशिप ओन करता है वो इसका मालिक होता है। अगर यहां पर देखें, ये एक ऐसी एनएफटी है जो कि 91 मिलियन डॉलर में बिकी है। आप सोचिए 91, यानी कि 9 करोड़ डॉलर में ये एक फोटो बिकी है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो व्यक्ति खरीदता है फिर वो वेट करता है कि कोई व्यक्ति, एक तरह से बस इंस्ट्रूमेंट है, कोई पैसा लगा रहा है तो उसके बाद उसमें वो वेट करेगा कि इसकी कितनी डिमांड बढ़ेगी और फिर उसके बाद इसके कितने दाम यहां पर बढ़ेंगे। और अगर बात करें अब, क्योंकि यहां पर हमने डिस्कस किया ये टॉपिक, क्योंकि एनएफटीज में अब क्रैश देखा गया है, एनएफटीज की अब ज्यादातर एनएफटीज की वैल्यूज उतनी नहीं रही, तो यहां पर भी यही बात बताता है कि भाई ये जो डॉपल गैम्बल करके डैप गैम्बल करके ये जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है, ये बताता है कि ज्यादातर एनएफटीज अब वर्थलेस हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। कहता है 73,000 कलेक्शन में से 69,000 की लगभग जीरो वैल्यू यहां पर हो चुकी है। उसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल यहां पर देता है कि भाई जस्टिन बीबर ने $1 मिलियन में $10 लाख के अंदर एक इमेज खरीदी थी इस बोर्ड एप की। ठीक है, यानी कि जो बोर होता हुआ आपको बंदर दिख रहा है, इसकी ये जो फोटो थी जस्टिन बीबर ने खरीदी थी, और ये कितने की, $10 लाख की। आज इसकी वैल्यू $60,000 की है। तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में गिरावट यहां पर एनएफटीज की वैल्यूज में देखने को यहां पर मिल रही है। अब कहता है कि इसका आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है कि एनएफटीज जो है ये क्रैश कर रही हैं। तो उसके बाद कहता है कि यहां पर, क्योंकि एनएफटीज जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर आधारित है, और जिस तरह से बिटकॉइन जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बिटकॉइन की अगर आप मार्केट देखेंगे या फिर क्रिप्टो करेंसीज की, इनके अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइंस, ठीक है, जैसे कि एथेरम, सोलाना, बाकी जो भी क्रिप्टो करेंसीज थी, किसी की भी आप मार्केट देखेंगे, सबकी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, यानी कि सबकी वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, वो स्टेबल नहीं है। और साथ में यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं, ये इन्वेस्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेफ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्राइसेस हैं कई बार वेरी करते हैं कि भाई रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हालांकि ये वर्चुअल चीजें हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रशिया का इन्वेजन हुआ, जो यूक्रेन रशिया वॉर जब शुरू हुई, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगाने से इन मार्केट्स में डर रहे हैं। उसके अलावा कहता है कि यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी जो थी टेरा, ठीक है, ये कोलैप्स कर गई थी, और यहाँ पे कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो इन्वेस्टर्स के डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि ये करेंसी ही यहाँ पर कोलैप्स कर गई थी। उसके अलावा कहता है इन्फ्लेशन जब से हुई है 2021 के बाद से, अगर आप देखेंगे कोविड की वेव आई, अलग अलग देशों में भी वेव आई थी, और उसके बाद 2021 के बाद से हमने देखा कई कंपनीज मास ले ऑफ कर रही हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जॉब से कई लोगों को निकाल रही हैं, और शॉर्ट टर्म नोटिस पे ही लोगों को जॉब से निकाला गया है 2021 के बाद से। तो यहाँ पे ये देखने को मिला है कि ये जो मास ले ऑफ्स हुए हैं, इसने क्या करा है, जिन लोगों के पास पैसा था, नौकरी थी, वो लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन करेंसीज वगैरह में, नई नई टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब क्योंकि मास ले ऑफ हुए हैं, तो यहाँ पर उन लोगों ने भी अपने आप को रोका है पैसा इन्वेस्ट करने से इन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये सारे कारण हैं कि यहाँ पर ये जो करेंसी, ये जो मार्केट है, बिटकॉइन की मार्केट आप चाहे देखें, 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 17 लाख रुपए तक पहुंच, 47 लाख, 47 लाख रुपीज तक एक बिटकॉइन की यूनिट वैल्यू पहुंच गई थी। इतने रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा था 2021 के अंदर, और इसी समय मार्केट बहुत ज्यादा तेज चल रही थी एनएफटीज की। आज अगर आप देखेंगे लगभग 21 से
22 लाख रुपए आपको वैल्यू मिलेगी एक बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, और कितनी ज़्यादा पीक पर पहुंची तब एनएफटीज ग्रो कर रहा था, और अब बिटकॉइन की मार्केट भी डाउन है और एनएफटीज जो हैं वो तो क्रैश यहाँ पर कर चुके हैं। और अगर बात करें यहाँ पर मेटावर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटावर्स आप जानते हैं इंटरनेट की नेक्स्ट स्टेज है, जो कि मेटा यानी कि फेसबुक जो जिसको हम जानते थे पहले कंपनी का नाम, अब उसका नाम मेटा है, उसका ये कॉन्सेप्ट है कि मेटावर्स बनाया जाएगा जो कि इंटरनेट से एक स्टेज ऊपर है, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करता है। आपको बिल्कुल ये अंदाजा देगा कि भाई जैसे आप एक वर्चुअल दुनिया में हैं, आप अपने अवतार्स बना सकते हैं, आप वहां पर मीटिंग्स कर सकते हैं, कॉन्सर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी तक खरीद सकते हैं वर्चुअल दुनिया के अंदर। ठीक है, यहां पर भी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल होता है और एनएफटीज का इस्तेमाल होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मेटावर्स के अंदर भी यहां पर इस समय चीजें डाउन चल रही हैं। मेटावर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और मेटावर्स को भी उतना लोग यूज नहीं करेंगे। अगर क्रिप्टोज और एनएफटीज की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी तो मेटावर्स को भी लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा कहता है क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म वही क्रिटिसिज्म है जो सेम आपको क्रिप्टो करेंसीज के मिलेंगे, सेम वही क्रिटिसिज्म है। जैसे कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी और ये एनएफटीज दोनों ही रेगुलेटेड यूनिट्स नहीं है, एसेट्स नहीं है, यानी कि कोई बैंक, कोई सेंट्रल बैंक इनको रेगुलेट नहीं करता है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है इन केस अगर कोई भी लॉस वगैरह होता है किसी भी गड़बड़ी की वजह से। उसके अलावा यहां पर यह देखा गया है कि कुछ जो आर्टिस्ट लोग हैं उन्होंने ये देखा, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है उसने पेंटिंग बनाई, उस व्यक्ति की पेंटिंग को कॉपी करके एनएफटी में बना दिया गया, और कोई जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है जिसने अपनी पेंटिंग बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, अपने ओरिजिनल आइडिया से बनाई, उसकी पेंटिंग को कॉपी करके एनएफटी में बना दिया गया और फिर ब्लॉकचेन की मदद से बनाकर उसको मार्केट में एनएफटीज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किया जा रहा है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है और उसके बनाई हुई आर्ट के ऊपर कोई और पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पर आर्ट का चोरी होना भी एक देखा गया और ऐसे में कई जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी आर्ट को ऑनलाइन पोस्ट करना ही बंद कर दिया इस डर से कि उनकी आर्ट जो है चोरी होकर एनएफटी में कहीं लाखों डॉलर में बिक ना रही हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें, कहता है कि भाई ये यहाँ पे जब एनएफटीज क्रिएट की जाती हैं, और ये एनएफटीज के लिए ही नहीं क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी वैलिड पॉइंट है, एनएफटीज को जब क्रिएट किया जाता है या फिर क्रिप्टो करेंसीज को जब माइन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज को जब जनरेट किया जाता है, दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और दोनों ही केसेस के अंदर जब आप क्रिएट करते हैं यहां पर कहता है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना होता है और लंबे लंबे समय तक वो कंप्यूटर्स काम करते हैं। ऐसे में एनर्जी कंजम्पशन बहुत होता है और एनर्जी कंजम्पशन जितना होगा उतना फिर एमिशन भी होगा, तो कार्बन एमिशन भी बहुत भारी मात्रा में होता है यहाँ पर, इसलिए ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने यहाँ पर जानी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में अगर कभी भी टर्म बेस्ड क्वेश्चन आए तो दोस्तों स्पेशल क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में प्लस कोर्सेज में हम 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं हिस्ट्री की और बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसको कवर किया है। साथ में SMK लाइव कोड लगाएंगे, SMK लाइव, अनअकैडमी पर कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर आप देखें तो 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, अगर आपको अवेल करना है यहां पर 2024 के कोर्स पर तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव। उसके अलावा यहां पर प्रयास बैच है जो कि चल रहा है लास्ट के महीनों में, 9 महीने में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोड लगाएंगे SMK लाइव और इस बैच को देखेंगे आखिरी स्टेज पर तैयारी करवाने के लिए लाया गया है। सभी प्रकार के ऑप्शनल अब आपको देखने को मिलते हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री, पबएड, सभी प्रकार के ऑप्शनल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको एनरोल करना है और डिस्काउंट लेना है। साथ में EMI पर भी कोर्स आप ले सकते हैं, कोड याद रखेंगे। जाने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और जवाब इसका लेते जाएंगे। कहता है सातोशी आखिर इनमें से है क्या, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सातोशी जो है वो बिटकॉइन की यूनिट है, कहता है बिटकॉइन की यूनिट है सातोशी, यानी कि बिटकॉइन को नापा जाता है किसमें, सातोशी में। ठीक है, जैसे इंडिया की करेंसी को रुपये में नापा जाता है उस तरह से बिटकॉइन को सातोशी इसकी यूनिट है, इसमें नापा जाता है। ठीक है, चलिए और जाते जाते एक और 2019 का जो एक टेक्नोलॉजी पे आधारित, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।